Hello everyone, my name is Jaspreet Singh and today's topic is money and banking. In this unit, first we have to study about money and after that we have to study about banking. So first of all, सबसे पहले students हम बात करते हैं evolution of money की. Money की definition से पहले money आया कहाँ से? उसका origin कैसे हुआ? जब दुनिया बनी तो क्या सबसे पहले मनी आया? नो ऑफ कोर्स. तो जब दुनिया बनी तब अलग अलग तरीके से लोग ट्रांजेक्शन्स कर रहे थे, लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से मनी ने अपने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को यूज़ किया और फिर मनी आज की डेट में जो है लेटेस्ट वो हमारे सामने है. तो अब हम देखेंगे इसको. सबसे पहले जो मनी फॉर्म हुआ उसका नाम था कमोडिटी मनी. यस ऑफ कोर्स, आपको बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप. ये बाटर सिस्टम में शुरू हुआ था कमोडिटी मनी. इसके अंदर सारे के सारे गुड्स आते थे. जब हम गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते थे, लोगों की ज़रूरतें और बढ़ने लगी तो लोगों ने क्या किया, दोबारा से इसके बाद इसका एक नया फॉर्म वर्जन किया, दैट इज कॉइन्स मनी. इसके बाद आए कॉइन्स मनी जिसके अंदर सारे के सारे सबसे पहले सिल्वर कॉइन्स, उसके बाद गोल्ड कॉइन्स, देन मेटल कॉइन्स. ये सारे के सारे कॉइन्स इसके बाद आए. लोगों की ट्रांजेक्शन्स और बढ़ती गई, लेन देन और बढ़ता गया, दुनिया में बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और होती गई. तो ये भी सफिशिएंट नहीं हो रहा था. उसके बाद आया पेपर मनी, दैट इज पेपर करेंसी नोट्स, पेपर मनी. इसके अंदर जितने भी करेंसी नोट्स हैं हर एक कंट्री के, वो सब इसमें आए, अलग अलग कंट्रीज के. इसके बाद भी लोगों की ज़रूरतें और बढ़ती गई, ट्रांजेक्शन्स और बढ़ती गई, लेन देन यानी कि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो और बढ़ती गई. इसके बाद आया हमारा बैंक मनी जिसके अंदर अलग अलग फॉर्म इंट्रोड्यूस कर दी मनी के लिए, जैसे कि चेक्स, जैसे कि ड्राफ्ट. तो ये सारे के सारे फॉर्म्स हैं. इस तरीके से होके मनी जो है वो आज की डेट में हमारे पास है. इसके बाद एक और फॉर्म में मनी आज की डेट में हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी. ये स्टूडेंट्स बिल्कुल सही समझा आपने, प्लास्टिक मनी. जैसे कि कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, इसके अंदर ये सारे के सारे आते हैं. और आज के हम लेटेस्ट एक जानते हैं कि ऑनलाइन वे से भी हम मनी को यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम कर रहे हैं. जैसे कि यूपीआई ट्रांजेक्शन्स जितनी भी होती हैं तो वो भी एक हमारा आज की डेट में फॉर्म्स हैं, क्योंकि कोविड के बाद हमने देखा ट्रांजेक्शन्स और ज़्यादा होती हैं, रैपिडली हो रही हैं. तो इतने तरीकों से जो है मनी का फॉर्म हुआ, मनी का इवोल्यूशन हुआ, राइट. उसके बाद भी अभी मनी नहीं आया था, क्योंकि सबसे पहले जो मनी आया था वो इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस हुआ था, नोन एज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. तो मनी जानने से पहले मनी आया कहाँ से, क्यों आया मनी, हम वो जानेंगे, तब उसके बाद हम मनी के बारे में बात करेंगे. तो मनी जो एक सिस्टम के अंडर आया पहले वो ये था, दैट इज द बार्टर सिस्टम. उसके बाद फिर मनी आया. तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज दैट सिस्टम इन विच गुड्स आर exchanged for goods without the use of money. जब हम एक के गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स को एक्सचेंज करते हैं और मनी का कोई रोल नहीं रहता, वो सिस्टम था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. और ये जो सिस्टम था ये सीसी इकोनॉमी में आया था. स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो इकोनॉमी है वो मॉडर्न इकोनॉमी है. उसमें हमें पता है आज की डेट में अगर आपको अपनी कोई भी चीज़ ज़रूरत का पूरा करना है, ट्रांजेक्शन्स पूरी करनी है, तो पेमेंट पूरी करनी है, तो मनी की हेल्प से हो सकता है. तो मॉडर्न इकोनॉमी. लेकिन पहले के टाइम पे सीसी इकोनॉमी होती थी, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी होती थी. इसलिए लोग गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते थे. बट नाउ द थिंग इज, ये सिस्टम अब फेल हो गया, क्योंकि हम सबको पता है आज की डेट में तो हम मनी है जिसकी वजह से हम सारी चीज़ें पूरी कर लेते हैं. तो इस सिस्टम के हटने की वजह से मनी का इंट्रोडक्शन हुआ. सो जब हम मनी पढ़ते हैं हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एवोल्यूशन ऑफ मनी थ्रू आउट द टाइम पीरियड. मनी कितने फॉर्म से होके गुजरा है. उसके बाद स्टार्टिंग में ही मनी आ गया था? नहीं, स्टार्टिंग में एक सिस्टम था जिसमें लोग अपनी ज़रूरतों को गुड्स में गुड्स एक्सचेंज करके करते थे.
और जब ये सिस्टम खत्म हुआ तब मनी आया. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम. ये जो बार्टर सिस्टम था इसकी क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या ड्रॉबैक्स थी, क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से ये हट गया और फिर मनी आया. स्टूडेंट नंबर 1, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. स्टूडेंट्स देखने में बिल्कुल सिंपल लगता है और सुनने में भी बिल्कुल सिंपल लगता है कि जब आप गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते हो तब उसे हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम. बट इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, दोनों पर्सन की जब तक बॉन्ड फुलफिल नहीं होगी तब तक जो है वो सिस्टम नहीं लगेगा. आई लेट यू एन एग्जांपल. एक मिस्टर पर्सन है ए, एक मिस्टर पर्सन है बी. ए के पास जो है वो है राइस, लेकिन उनकी जो बॉन्ड है वो है वीट. और जो बी पर्सन है उनके पास है वीट, लेकिन उनकी जो बॉन्ड है वो है राइस. तो जब ये आपस में गुड्स को एक्सचेंज कर लेंगे दोनों, तब दोनों की बॉन्ड सेटिस्फाई हो जाएगी. लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं हो पाता था, उस चीज की कमी होती थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. लोग निकलते थे घरों से अपना सामान एक्सचेंज करने के लिए, गुड्स एक्सचेंज करने के लिए जिनको करना होता था, तो उनको सर्चिंग कॉस्ट बहुत लगती थी, एक एक दो दो दिन, कभी कभी तो उससे भी ज्यादा, जिसकी वजह से ये उनको एक मेजर दिक्कत हुई, मेजर प्रॉब्लम हुई. सेकेंड इज लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू. स्टूडेंट्स सबसे उस टाइम पे कोई भी गुड्स की वैल्यू किसी भी गुड्स में हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, यानी कि उसकी कोई भी मेजरमेंट नहीं हो पाती थी. उसकी जो भी मेजरमेंट हो पाती थी उसका एक कोई प्रॉपर यूनिट नहीं था, उसकी भी कमी थी, लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल उस टाइम के हिसाब से अगर किसी को गुड्स एक्सचेंज करने हैं, आई वुड से 5 लीटर ऑफ घी के बदले में 2 पेयर ऑफ शूज, so that is not a unit. 5 liter ghee, that is another unit, and 2 pair of shoes, that is another unit. तो कोई भी मैचिंग नहीं होती थी, यूनिट प्रॉपर नहीं था, जिसकी वजह से सिस्टम हट गया. थर्ड, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट. जितनी भी डेफर्ड पेमेंट थी, दैट इज डेफर्ड पेमेंट आर द कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स जो फ्यूचर में पे होती हैं. जितनी भी डेफर्ड पेमेंट्स थी उस टाइम पे हम नहीं पे कर सकते थे, क्योंकि अगर हमें करना होता था तो गुड्स की टर्म्स में करना होता था, और जब गुड्स की टर्म्स में वो पूरा नहीं हो पाते थे तो ये सिस्टम में दिक्कत आनी शुरू हुई, प्रॉब्लम आनी शुरू हुई. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. हम गुड्स को स्टोर करके नहीं रख सकते थे, हमें स्टोरिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ती थी उस टाइम पे. तो जब स्टोरिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ती थी उस टाइम के बाद ये सिस्टम हट गया और फिर आया मनी का इंट्रोडक्शन. तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज मनी में ये होती है कि मनी का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, मनी आया कहाँ से, किन किन फॉर्म से होता हुआ आया, आज की डेट में वो कैसा फॉर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है, एंड देन मनी किस सिस्टम की वजह से आया. तो मनी बार्टर सिस्टम के हटने की वजह से, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि उसमें इनकन्वीनियंस था, क्योंकि उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, दैट्स व्हाई मनी का इंट्रोडक्शन हुआ. नाउ कम स्टूडेंट्स मनी. तो मनी की मेन डेफिनेशन तो कुछ और होती है, बट जो उसका एक वर्जन है समझने का वो ये है, इट इज व्हाट इट डज. यस स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सही समझा है, इट इज व्हाट इट डज. इट मींस ये वो है जो वो काम करता है. तो मनी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके जो फंक्शंस हैं उसको समझना पड़ेगा, तभी हम मनी को समझ पाएंगे. So what are the important functions of money? There are two important functions of money. Number one, that is primary functions, and number two is secondary functions. Students, primary functions वो होते हैं जो main functions होते हैं, जो उसकी actual characteristics को बताते हैं. Secondary functions are the other functions which is used in the definition but later on. तो प्राइमरी फंक्शंस में मनी का सबसे पहला फंक्शन ये है कि इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. स्टूडेंट्स, पहले जब बार्टर सिस्टम होता था तो मनी में तो उस टाइम पे होता ये था कि जो एक्ट ऑफ सेल है और एक्ट ऑफ परचेज है
वो इकट्ठे होती थी। अगर बार्टर सिस्टम की बात करें तो पहले अगर गुड्स किसी को एक्सचेंज करने होते थे तो सेम टाइम पे जो किसी से एक्सचेंज कर रहा है तो सेल और परचेज दोनों हो रही है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर कोई चीज़ परचेज करनी होगी बार्टर सिस्टम में तो उसी टाइम पे मुझे कोई चीज़ बेचनी होगी, सेकंड पर्सन को कोई चीज़ बेचनी होगी, मैं खरीद रहा हूँ और सेकंड पर्सन बेच रहा है, तभी तो वो दोनों चीज़ें एक्सचेंज होंगी। बट आज की डेट में विद द हेल्प ऑफ मनी, मनी ने क्या किया है, एक्ट ऑफ परचेज और एक्ट ऑफ सेल को अलग अलग कर दिया। अगर आज आपको खरीदना है तो आपको खरीदना ही है, अगर आज आपको कोई चीज बेचनी है तो वो बेचना ही है, आपको दोनों एक साथ करने की जरूरत नहीं है। तो मनी ने एक मीडियम का रोल प्ले किया है यहाँ पे। सेकेंड इज मेन फंक्शन, दैट इज यूनिट ऑफ वैल्यू। आज हर एक गुड्स की वैल्यू को हमने डिफाइन कर दिया है, मेजर कर दिया है विद द हेल्प ऑफ मनी, और जो हमने उसको नाम दिया है वो है प्राइस। हर एक गुड का एक प्राइस है, आपको जो गुड्स चाहिए उसका एक प्राइस है, आप वो प्राइस मनी की टर्म्स में कन्वर्ट करिए एंड देन यू गेट दैट गुड, दैट कमोडिटी। अर्लियर इट इज नॉट पॉसिबल, व्हाई? बिकॉज बार्टर सिस्टम था, गुड्स की वैल्यू थी नहीं। जब गुड्स की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई भी गुड्स उठा के किसी भी गुड्स से एक्सचेंज हो रहे थे। अब हमें पता है गुड्स की वैल्यू को हमने डिफाइन कर दिया है मनी में, और मनी की टर्म्स में कैसे हमने उसको प्राइस में कर दिया है। तो आपको जो भी कमोडिटीज को चाहिए वो आप उससे उस प्राइस को पे करके वो ले सकते हैं। So these are the main functions of money which is included in primary functions. But there are also other functions which comes under secondary function. That is a part, standard of deferred payment. Standard of deferred payment. स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया था डेफर्ड पेमेंट वो पेमेंट होती हैं जो फ्यूचरिस्टिक पेमेंट होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट होती हैं, जो फ्यूचर में पे करी जाती हैं। आज की डेट में अगर आपके साथ इन फ्यूचर कोई मिस हैपनिंग होती है या कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ क्राइसिस होता है, वी ऑल नो हमारे पास मनी है तो हम मनी की हेल्प से उसको पूरा कर सकते हैं। अर्लियर ऐसा नहीं होता था। आज की डेट में हमारी हर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी फ्यूचर की पेमेंट है, हम विद द हेल्प ऑफ मनी उसको पूरा कर सकते हैं। पहले तो हमें गुड्स के टर्म्स में ही करने होते थे, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि सारी पेमेंट पूरी हो रही है। बट इन टूडेज वर्ल्ड, इन टूडेज मॉडर्न इकोनॉमी, वी ऑल नो दैट जितनी भी बड़ी पेमेंट हो, इफ यू हैव द मनी यू कैन मेक दैट पेमेंट इजीली। एंड लास्ट secondary function, that is the store of value. So what do you mean by that students? Store of value, आप आज की डेट में मनी को अपनी एसेट्स, अपनी वेल्थ की फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हो। इफ यू बाय समथिंग दैट इज जो आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट देगा, जैसे कोई प्रॉपर्टी, या यू इन्वेस्टेड इन गोल्ड और एनी अदर थिंग, then that gives you profit या that gives you extra value because आपने उसको स्टोर करके रखा है। किस तरीके से? नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल मनी, बट आपने उसको एज अ अपनी वेल्थ, अपनी एसेट क्रिएट करी है। सो आफ्टर दिस फंक्शन दैट कम्स मनी। सो मनी इज एनीथिंग, money is anything which is generally acceptable as a medium of exchange, as a unit of value, as a standard of deferred payment, and as a store of value. So anything which is has these four functions, it is called money. So the point is कि पेपर करेंसी नोट्स, हमारे इंडिया का जो सिस्टम है वो पेपर करेंसी नोट्स है। तो पेपर करेंसी को ही हम मनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें ये सारे के सारे फंक्शंस आते हैं। तो मनी कुछ भी हो सकता है अगर उसमें वो चार फंक्शंस हों। बट हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसने नोट बनाए हैं, राइट, हु मेक्स द नोट्स, उसने ये बोला हुआ है कि चारों फंक्शंस इसी में आएंगे। तो दैट्स वाई हम जो हमारा पेपर करेंसी नोट है या कॉइन्स जो हैं हम उसको मनी मानते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी, ये फंक्शंस किसी और में आ जाएंगे तो हम उसको भी मानेंगे, बट वो किसी में आते नहीं है। इसलिए मनी जो है इज दैट which is generally acceptable but as a medium of exchange, as a unit of value,
as a standard of deferred payment and as a store of value, right? So money is what? Anything, money कुछ भी हो सकता है, but अगर उसमें ये चारों functions होंगे, right students? Now after that there are some important definitions regarding money. So important definitions of money. मैंने अभी आपके सामने मनी की एक डेफिनेशन रखी है, बट अभी मैंने फिर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखी है मनी की. सो व्हाट डज इट मीन? कुछ मनी की फॉर्म्स हैं अलग अलग तरीके से, कुछ उसके नाम है, मेन नाम, आपको वो चीज उससे फेमिलियर होनी चाहिए. नंबर 1 इज लीगल टेंडर मनी. लीगल टेंडर मनी. Student, legal tender money is that money which is legally accepted by the people of the country. जो लोग उसमें रह रहे हैं और जो वो लोग एक्सेप्ट करते हैं उसको लीगल टेंडर मनी कहते हैं. लीगल टेंडर मनी दो होते हैं. एक होते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर, और जो दूसरा होता है वो होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी. तो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी में सिर्फ और सिर्फ कॉइन्स आते हैं और जो नोट्स आते हैं वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर में आते हैं. तो इसके अंदर आते हैं आपके कॉइन्स और इसके अंदर आते हैं आपके पेपर नोट्स. तो बेसिकली लीगल टेंडर मनी भी एक तरीके से मनी है जिसके अंदर पेपर नोट्स एंड कॉइन्स आते हैं, बट इसकी कुछ कंडीशन है. द कंडीशन इज which is legally accepted by the people of the country. जिस कंट्री में जो लोग रह रहे हैं अपनी करेंसी को जो फॉलो कर रहे हैं. और दो टाइप के होते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर. लीगल टेंडर में, लिमिटेड लीगल टेंडर में सिर्फ कॉइन्स आते हैं और अनलिमिटेड लीगल टेंडर में पेपर करेंसी नोट्स. सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्रेडिट मनी. ये स्टूडेंट्स, क्रेडिट मनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्रेडिट मनी वो मनी होती है जिसमें जो पेपर नोट्स हैं, मनी है, उसकी जो मनी वैल्यू है दैट इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू. स्टूडेंट्स, कमोडिटी वैल्यू को हम रियल वैल्यू भी कहते हैं. आई लेट यू एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. ये मेरे हाथ में एक नोट है दैट इज 100 रुपीज नोट, जो ये नया नोट बनाया है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस पे लिखा हुआ है. तो जो इस पे ये प्रिंटेड है नोट, दैट इज द मनी वैल्यू विच इज 100, बट आरबीआई ने बनाया है क्योंकि उसका नाम है. तो जितने में आरबीआई ने ये नोट बनाया है, दैट पीस ऑफ पेपर, उसके अंदर कलरिंग हुई है, प्रिंट हुआ है, ये सारा हुआ है. यानी कि बेसिकली आई वुड से द कॉस्ट, द कमोडिटी वैल्यू, द रियल वैल्यू, क्या वो उतनी होगी? क्या वो 100 रुपए होगी? नहीं स्टूडेंट्स. आरबीआई अगर कोई चीज बनाएगी तो इतने में तो नहीं बनाएगी कि उसकी वैल्यू भी 100 रुपए में रखेगी और ऊपर उसका प्रिंट भी 100 रुपए होगी. तो उसको हम बोलते हैं मनी वैल्यू. तो यस, आपने बिल्कुल सही समझा. हमारे देश में सारे के सारे जो मनी है उसका नाम क्रेडिट मनी है, क्योंकि जितने भी मनी के फॉर्म्स हैं, जितने भी और करेंसीज हैं, डिनोमिनेशंस हैं, वो सारी की सारी क्रेडिट मनी है. चाहे आप 10 रुपीज से नोट से ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 50, 500 नोट, न्यू नोट, वो सारे के सारे क्रेडिट मनी है, क्योंकि जो मनी वैल्यू है वो ज्यादा है और जो कमोडिटी वैल्यू है दैट इज द रियल वैल्यू, वो कम. नेक्स्ट इज हाई पावर्ड मनी. तो हाई पावर्ड मनी इज दैट मनी which includes two things: cash reserves with public, जो पब्लिक के पास कैश का रिजर्व है, एंड कैश रिजर्व विद बैंक्स, जो बैंकों के पास जितना पैसा रखा हुआ है, जितना पैसा डिपॉजिट्स की फॉर्म में है. तो अगर हम इन दोनों को ऐड ऑन कर देंगे, we'll get high powered money. So these are all are the paper currency notes और the coins, but उनकी अलग अलग मीनिंग है. अलग अलग मीनिंग क्यों है? क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं. अगर आप उन कंडीशंस को समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें ये अलग अलग नाम क्यों दिए हुए हैं. लीगल टेंडर मनी में लीगली एक्सेप्ट वाला पॉइंट है, इसलिए उसे लीगल टेंडर मनी कहते हैं. क्रेडिट मनी में मनी वैल्यू ज्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू से, इसलिए उसको क्रेडिट मनी कहते हैं.
और हाई पावर्ड मनी में पब्लिक का कैश और बैंकों का कैश जितना भी है वो दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं सो विल गेट हाई पावर्ड मनी. So these are some important definition of money. Now comes the next topic, which is money supply. Money supply in India. But first of all, बात करते हैं मनी सप्लाई की. तो सबसे पहले मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है. हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था व्हाट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज राइट फ्लो कॉन्सेप्ट. तो इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है. बट ये होता क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट तो ठीक है, इट इज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बट what is actually money supply? So money supply refers to the total volume of money held by general public at a particular period of at a particular point of time. एक particular point of time पे जितना भी टोटल वॉल्यूम मनी का इकट्ठा होता है जनरल पब्लिक जो करती है, दैट इज व्हाट इट इज मनी सप्लाई. जिसके कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है आपका M1, विच इज C प्लस DD प्लस OD. Yes, students, M1 means money supply 1, which includes C. C means the currency held with public. जो पब्लिक करेंसी अपने पास हेल्ड करती है, और पब्लिक अपने पास क्या हेल्ड करती है? जनरली पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. अपने पास वो पेपर नोट्स और कॉइन्स को रखती है, राइट. DD, दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स, दैट इज विद कमर्शियल बैंक. जो कमर्शियल बैंक्स के पास डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, और कमर्शियल बैंक्स के पास जो उनके चेक्स वगैरह होते हैं, ड्राफ्ट्स होते हैं, जब पीपल जो है ऑन डिमांड उसको विड्रॉ कराते हैं, तो वो वाला भी जो आता है मनी, वो भी इसके अंदर आता है. एंड द लास्ट वन इज OD, विच इंक्लूड्स अदर डिपॉजिट्स विद RBI. जो RBI के डिपॉजिट्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं. So money supply is a stock concept. Why? Because it is measured at a particular point of time. But what is money supply? It is the total volume held by the general public at a particular point of time in the economy. इसके main component जो आते हैं वो आते हैं M1, which is money supply 1, which is currency plus DD plus OD. C plus DD plus OD. C stands for currency held with public, that is paper notes and coins. आम लोग जो है, जो जनरल पब्लिक है, वो अपने पास नॉर्मली पेपर नोट्स और कॉइन्स लेके ही रखती हैं. DD, दैट इज डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स. जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो सारे कमर्शियल बैंक्स के पास, और जितने भी अदर डिपॉजिट्स हैं विद RBI, इन सबको जब हम जोड़ देते हैं, एडिशन कर देते हैं, सबमिशन कर देते हैं, तो वो आज के टाइम पे या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मेजर कर सकते हो कि कितनी मनी सप्लाई है इंडिया में. दैट इज अवर last concept. Thank you.